शादी एक मुकद्दस समाजी मजहबी माहिदा है, but in modern day Philippines, एक शादी turned into a chaotic nightmare. ऐसा क्या हुआ था? जब भी फिलीपीन के लोग इस वाक्य को याद करते हैं तो खौफ की वजह से लरज उठते हैं। इन्हें जंगल में छुपे हुए हड्डियां, कपड़ों के जले हुए टुकड़े और बालों के झुंड मिले। जबरदस्ती इसके मुंह में इंसानी गोश्त का एक टुकड़ा डाल दिया। धुएं, खून और जले हुए जिल्द के मैलाब की वजह से इसे उबकाई आई। मसीह अल्यूद को एक शैतानी ख्याल आया, क्यों ना बाकी बचा हुआ गोश्त शादी में मौजूद मेहमानों को खिला दिया जाए। शादी एक मुकद्दस समाजी मजहबी माहिदा है, जहाँ पर आपके घर वाले और आपके जानने वाले मिलकर आपकी खुशी में शरीक होते हैं और आपको दुआएं देते हैं। मुख्तलिफ मज़ाहिब में शादी को मुख्तलिफ कस्टम के साथ सेलिब्रेट किया जाता है, बट मेन गोल ऑलवेज स्टे द सेम, दो लोगों के लिए एक नई जिंदगी का आगाज। बट इन मॉडर्न डे फिलिपीन, एक शादी which was supposed to be once in a lifetime celebration turned into a chaotic nightmare for everyone involved. उस शादी में ऐसा क्या हुआ था? जब भी फिलीपीन के लोग इस वाक्य को याद करते हैं तो खौफ की वजह से लरज उठते हैं। इन सब के पीछे कौन था? ये सब जानने के लिए हमको टाइम ट्रैवल के थ्रू बैक टू 2004 उस दिन पर वापस जाना होगा जब ये सब कुछ स्टार्ट हुआ। जुलाई 2004, जब दो आदमी नारा टाउन पुलिस स्टेशन में दाखिल हुए। इनमें से एक जॉनी बियोट था, दूसरा गांव का बूढ़ा आदमी। पहले तो वो दोनों हिचकिचाते रहे और बियोट खामोश खड़ा रहा और गौर से देखता रहा। फिर वो बोला, उन्होंने दावा किया कि हमने एक आदमी को मारा है। जॉनी बियोट ने दावा किया कि ये सब राजदारी से नहीं बल्कि एक खुशी के मौके पर हुआ है। उन्होंने बताया कि बाकी कहानी जंगल में मौजूद है। पुलिस ने इन दोनों अफराद से इन्वेस्टिगेशन की। प्यूट की रहनुमाई में अफसरान जंगल में दाखिल हुए। पहले तो इन्हें कुछ नहीं मिला, लेकिन 2 दिन की तलाश के बाद आखिर वो मिल ही गया जो बचा था। इन्हें जंगल में छुपे हुए हड्डियां, कपड़ों के जले हुए टुकड़े और बालों के झुंड मिले। अफसरान हक्का बक्का रह गए। पुलिस को यकीन नहीं आया कि ऐसा असल में हुआ है। फोरेंसिक ने इसकी तस्दीक की। मुतासिर आदमी की शनाख्त 25 साल बांजी गाना के तौर पर हुई। बांजी गाना कौन था और इस तरह की हौलनाक हरकत का कैसे मरकज बन गया? इस हौलनाक वाक़ये से पहले इसकी ज़िंदगी के बारे में मालूमात बहुत कम थी। स्कूल का कोई रिकॉर्ड नहीं, कोई वासी पास मंजर नहीं, सिर्फ नाम, उम्र और ख़ानदानी ताल्लुक के चंद टुकड़े। वो इलियादो बेला का कज़न था। ये वही शख्स था जिसे बाद में मरकजी मुजरिम करार दिया गया। इसमें शामिल दीगर अफराद भी दूर के रिश्तेदार थे। लेकिन इस दिन ऐसा क्या वाक़या हुआ था जिसकी वजह से बेंशी की मौत वाक़या हुई? ये वजह तकरीबन बहुत मामूली और हादसाती लग रही थी, जिसका एंड इंतहाई सफाकाना था। ये वाक़या इस वक्त पेश आया जो ख़ानदान के लिए एक खुशी का दिन था। पहलवान के गांव में एलियादो की बेटी की शादी थी। ये 17 जुलाई 2004 का दिन था। बहुत सी फिलिपीन रवायात की तरह जश्न का आगाज सरकारी तकरीब से पहले हुआ। शादी से पहले का इज्तिमा करीबी रिश्तेदारों के लिए एक छोटा सा प्रोग्राम, त्यौहार की गर्म चमक के तहत गाने, नाचने और मशरूबात बांटने का वक्त था। शहर के एक दूर दराज इलाके में दूल्हे के खानदान की तरफ से मुनक्किद होने वाले इस इज्तिमा में बैंजी को भी मदऊ किया गया था। माहौल हल्का फुल्का था। ताल के साथ लोग रक्स में मसरूफ थे और बारी बारी दुल्हा दुल्हन के साथ डांस कर रहे थे। बैंजी भी इनमें शामिल था। लेकिन एक लम्हे में ऐसा क्या हुआ कि सब कुछ बदल गया। बैंजी जो खुद नाचने में मसरूफ था, वो शायद किसी चीज़ में अटक गया और अफरा तफरी में खुद को गिरने से रोकने के लिए वो दुल्हन पर गिर गया और उसका हाथ दुल्हन के नीचे वाले हिस्से पे लग गया। मौसीकी रुक गई, सर फिर गई, बैंजी सुरता हो गया। वो जल्दी से खड़ा हो गया और बारी बारी झुककर दुल्हन से और इसके घर वालों से और हर एक से माफ़ी मांगता रहा। सॉरी, वो बार बार कहता रहा। लिहाजा बहुत से लोगों के लिए वाज़ेह था ये एक हादसा था। यहाँ तक कि कातिल ने तनाव को दूर करने की कोशिश की और कहा, चलो नाचते हैं। मौसीकी दोबारा शुरू हो गई। हजूम ने आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन सब ने ऐसा नहीं किया। तमाशाइयों में दुल्हन के वालिद भी खड़ा था। वो इसे जाने नहीं दे सकता था।
اس کے لیے معافی کافی نہیں تھی۔ اس کے مطابق بینجی ہیڈ کراس دی لائن۔ اب انصاف چاہیے تھا۔ اس کے لہجے میں نرمی نہیں آئی تھی، نہ ہی کہیں دوسرے مردوں کی نگاہوں میں۔ دولہن کے رشتے دار بینجی کو دیکھ رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں کچھ سیاہ تھا۔ ان کی مسکراہٹ چلی گئی تھی۔ جو رہ گیا تھا وہ خاموشی تھی، جیسے فیصلہ ہو چکا ہو۔ رقص جاری تھا، لیکن مزاج بدل گئے تھے۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا، اس سے نہ صرف ایک معصوم زندگی ختم ہو گئی، بلکہ خوشی کے دن کو ہمیشہ کے لیے داغدار کر دیا۔ ناراضگی کی وجہ سے الیادو بیلا نے اپنے 3 رشتہ داروں کو اکٹھا کیا۔ اس کا 21 سالہ بیٹا جیرارڈ بیل، اس کا 36 سالہ بھتیجا بسوری اور ایک کزن جانی بیوٹ تھا۔ پہلے تو ان کا منصوبہ بینجی کو ڈرانا تھا، مزید کچھ نہیں، صرف ایک وارننگ۔ انہوں نے زبردستی سے موٹر سائیکل پر بٹھایا اور گاؤں سے دور ایک ویران علاقے میں لے گئے، ایک ایسی جگہ جہاں کوئی آتا جاتا نہیں تھا۔ لیکن جب وہ وہاں پہنچے تو سب کچھ بدل گیا۔ جو غصہ الیوت بیلا میں ابھر رہا تھا، ڈرانا اس کے لیے کافی نہیں تھا۔ اس نے سب کو مل کے وحشی بنا دیا تھا۔ اس نے جیب سے چاقو نکالا اور بغیر کسی ہچکچاہٹ کے بینجی پہ 1-2 وار کیے، اور سب اس میں شامل ہو گئے۔ جب سب نے مل کر اسے سزا دے دی اور زندگی کے کوئی بھی اثار اس کے جسم میں باقی نہیں رہے، روح اس کے جسم سے پرواز کر گئی، لیکن ان کا تشدد تب بھی اس کے جسم پر جاری رہا۔ انہوں نے ناریل کے پتے اکٹھے کیے، لاش پر مٹی کا تیل ڈالا، مگر اسے جلانے سے پہلے لڑکی کے باپ نے بنجی کی زبان اور کان کاٹ کر کچے کھائے اور زور سے مسکرا دیا۔ پھر انہوں نے لاش کی جلا دیا۔ جب لاش جلی ہوئی باقیات میں گم ہو گئی تو انہوں نے جو بچا تھا اسے بے دردی سے کاٹنا اور ٹکڑے کرنا شروع کر دیا۔ جو اسے بہت زیادہ جل گئے تھے، انہیں جنگل کی ایک گہری نالی میں پھینک دیا، جہاں آسمان سے برستی تیز بارش کی نظر ہو گئے۔ جب وہ یہ سب کر رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ جونی بیوٹ پیلا ہو رہا ہے۔ دوسروں کے برعکس اس نے حملے میں مکمل طور پر حصہ نہیں لیا تھا۔ وہ ان کے ساتھ ضرور تھا، مگر ان کے جرم میں برابر کا شریک نہیں بننا چاہتا تھا۔ اس کی خاموشی کچھ بول رہی تھی۔ ان میں سے ایک نے پوچھا، تمہیں کیا ہوا ہے؟ جونی نے کہا، مجھے کچھ نہیں ہوا۔ وہ گھبرا گیا، خود کو نرم کرنے کی کوشش کی۔ الیادو کو اس پر یقین نہیں تھا۔ اس نے جیرارڈ اور پیکی کو اسے پکڑنے کا حکم دیا۔ پھر اس نے بھنے ہوئے انسانی گوشت کا ایک ٹکڑا اٹھایا اور چاقو سے اس کی گردن پر دباؤ دیا۔ یہ کھاؤ۔ وہ گرایا۔ وہ 3 تھے، وہ صرف ایک تھا۔ وہ واپس ان سے لڑ نہیں سکتا تھا۔ اور انہوں نے زبردستی اس کے منہ میں انسانی گوشت کا ایک ٹکڑا ڈال دیا۔ دھوئیں، خون اور جلی ہوئی جلد کے میلاب کی وجہ سے اسے ابکائی آئی، مگر انہوں نے زبردستی سے چبانے پر مجبور کیا۔ وہ یہ سب کرتے ہوئے مسلسل مسکرا رہے تھے، اس کا مذاق اڑا رہے تھے۔ ایسے میں الیوت کو ایک شیطانی خیال آیا، کیوں نہ باقی بچا ہوا گوشت شادی میں موجود مہمانوں کو کھلا دیا جائے۔ انہوں نے گوشت کو تیز دھار چاقو کی مدد سے ہڈیوں سے الگ کیا، ٹکڑوں میں کاٹا اور تھیلیوں میں بھرنے لگے۔ جو حصے ناقابل استعمال تھے، انہیں سڑک سے دور پھینک دیتے۔ گھنٹوں کے بعد جشن کی یار میں وہ پینڈال میں واپس آ گئے۔ تب تک پارٹی بدل چکی تھی، میوزک بج رہا تھا، لوگ ہاتھوں میں شراب لے کر جھوم رہے تھے۔ وہ نشے کی حالت میں تھے۔ جو کچھ مہمانوں کے سامنے تھا وہ اسے کھا رہے تھے۔ پچھلے کچن میں مرد تیزی سے کام کر رہے تھے۔ انہوں نے اپنے تھیلے کھولے، گوشت نکالا اور چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ کر تیار شدہ برتنوں میں ملا دیا۔ کھانا، جو کسی بھی جشن کا اہم حصہ ہے، پر یہاں پر انسان اور جانوروں کے گوشت میں فرق مٹ چکا تھا۔ پلیٹیں پیش کی گئیں، لوگوں نے کھانا کھایا، پر اس بات سے بے خبر کہ جو تھوڑی دیر پہلے بنچ میں گانا ان لوگوں کے ساتھ اس جشن کا حصہ تھا، جو ان کے ساتھ ناچ اور گا رہا تھا، اب وہ اپنا خالی پیٹ اسی کے گوشت سے بھر رہے ہیں۔ الیادو کمرے میں ایسے گھوم رہا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ وہ مسکرایا، سر ہلایا، مہمان دوستوں اور پڑوسیوں کے ساتھ مختصر گفتگو کی۔ اس نے کھانا دیا، اس کے بیٹے بھتیجوں نے بھی ایسا ہی کیا۔ اس طرح گھل مل گئے جیسے ابھی بھی وہ اس جشن کا حصہ ہوں۔ کہہ کے گونجے، لوگ کھاتے رہے اور کچھ نے کھانے کی تعریف کی، اس بات سے بے خبر کہ ان کا منہ کس چیز سے بھرا ہوا ہے۔ ایلدو کو یہ فتح کی طرح محسوس ہوا، کسی کو کسی چیز پر شک نہیں ہوا۔ کسی نے نہیں پوچھا جو رقص وہ لے کر گئے تھے۔ وہ شراب اور موسیقی کے نیچے دفع نظر آ رہا تھا۔ ایلدو کا خیال تھا کہ جشن کے ساتھ جرم ختم ہو جائے گا، مگر بیوٹ کو اس قتل کو نہیں بھول سکتا تھا۔ اس کے کئی دنوں کے بعد بھی وہ سو نہیں سکا۔ بنجی کا چہرہ اسے یاد رہا، خوف، درد، بے بسی اور جلے ہوئے گوشت کی بدبو اس کی یاد سے چمٹ گئی۔ جب اس نے کوئی چیز کھانے کی کوشش کی تو اسے وہ انسانی گوشت یاد رہا جو اسے کھانے پر مجبور کیا گیا تھا۔
8 दिन गुजर गए और आखिरकार इसने एक मुकामी बुजुर्ग गांव के एक मोअज़्ज़िज़ रहनुमा से बात करने की कोशिश की। इसने कत्ल, आग, टुकड़े, खाना सब कुछ बता दिया। बुजुर्ग ने पुरानी अफवाहें और पुरानी कहानियां सुन रखी थी, पर कभी ऐसा कुछ नहीं सुना था। बुजुर्ग ने इसे बगैर किसी हिचकिचाहट के पुलिस के पास जाने की ताकीद की। ब्यूट हिचकिचा रहा था और डर रहा था, लेकिन जुर्म ज़्यादा मजबूत था। बुजुर्ग और ब्यूट एक साथ नाराज टाउन पुलिस स्टेशन चले गए। सिर्फ 2 आदमी एक ऐसी सच्चाई को लेकर गए जिस पर यकीन करना भयानक था। केस की तफसीलात खोलते ही ये कहानी जंगल की आग की तरह फैल गई। पलवान में नहीं, पूरे फिलिपीन में। जब यह खबर मीडिया पे फैली, शादी में एक कत्ल पहले ही काफ़ी परेशान कौन था। ये किस तरह से हो सकता है, किसी ने कैसे नोटिस नहीं लिया, कोई भी इंसानी गोश्त कैसे खा सकता है, इसका एहसास किए बगैर। हकीकत शायद सादा और अफसोसनाक थी। ज़्यादातर मेहमान बहुत ज़्यादा नशे में थे। किसी को भी शुबा नहीं हुआ था कि मेज़बान कभी ऐसा काम भी कर सकता है। ये एक ऐसी स्टोरी थी जिसकी वजह से पूरे मुल्क में सदमे की लहर थी। केस के ओपन होते ही पीके को भी अपने जुर्म का एहसास हुआ। इसने खुद को हकाम के सामने पेश किया, कत्ल में अपने किरदार का एतराफ़ किया। रिकॉर्ड पर मौजूद 2 एतराफ़ात के साथ पुलिस तेज़ी से इलियाद और इसके बेटे को गिरफ्तार करने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन इलियाद को यहाँ तक कि हिरासत में भी कोई जिम्मेदारी कबूल करने से इनकार कर दिया। जब भी वो कैमरे के करीब होता अपना चेहरा ढांप लेता, वो सहाफ़ियों की इर्द गिर्द खामोश रहता। इसने कभी भी वाज़ेह वजाहत पेश नहीं की। नाराज टाउन के पुलिस चीफ सीनियर सुपरिटेंडेंट परपेल ने भी बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस को बताया कि अपने पूरी करियर में उन्होंने किसी ऐसी चीज़ का कभी सामना नहीं किया। सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर के मुताबिक इस तरह की इंतहाई तशद्दुद के पीछे मुहरकत अभी तक वाज़ेह नहीं थी, लेकिन एक बात तय थी कि शादी के दिन एलियादो नशे में था। इन्वेस्टिगेशन ने नोट किया कि बंजी हादसाती तौर पर ठोकर खाने से पहले वो काफ़ी शराब पी चुका था, लेकिन लोगों को यकीन करना काफ़ी नहीं था कि शराब अकेले आदमी को अपने कज़न का कत्ल करने और इसके जिस्म को भूनने और मेहमानों को मुस्कुराहट के साथ पेश करने पर कैसे मजबूर कर सकती है। कुछ मुकामी लोगों ने सरगोशी की कि मुंशियात शामिल हो सकती हैं। शायद कोई जश्न के लिए शराब से ज़्यादा कुछ लेकर आया हो जो जहनों को बदल देती है। कुछ लोगों ने कहा कि खानदान के अंदर बरसों का तनाव और दुश्मनी भी हो सकती है। इस केस की कोई भी टेलीविज़न या अदालती समाअत नहीं थी। सज़ा की तफसीर रिपोर्ट्स नहीं थी। बस बिखरी चंद सुर्खियाँ, चंद पुलिस बयानात और फिर खामोशी थी। कहानी ख़त्म हो गई, लेकिन सवालात ख़त्म नहीं हुए। कानूनी माहिरीन ने मशवरा दिया कि ये सरासर सफाकी थी, लेकिन सरकारी चैनल की जानिब से कोई फॉलोअप किए बगैर आवाम को अंधेरे में छोड़ दिया गया। कोई इंसाफ कम से कम आवामी तौर पर नहीं किया गया। नरात खूबसूरत कस्बा जो कभी चावलों, सरसब्ज पहाड़ियों और पुरसकून साहिलों के लिए जाना जाता था, अचानक एक नया खौफनाक लेबल लग गया। ऑनलाइन अफवाहें तेजी से फैल गईं। ये दावा किया कि कबायली हवानियत वापस आ गई है। आने वाले लोगों को खतरा लाहक हो सकता है। कोई भी वाकई महफूज नहीं है यहाँ पर। मुकामी कारोबार को नुकसान पहुंचा, टूरिज्म आना बंद हो गई। नाराज टाउन के टूरिज्म ऑफिसर टेला रोज ने मीडिया पर तनकीद की और इस तमाम वाक़े के बयानात को मुस्तरद करते हुए इस वाक़े को मन घड़त कहानी बयान किया। एलियादो ने ऐसा क्यों किया? क्या वो कैनाबिलिज्म पर यकीन रखता था? क्या जोनी बियोट ने जो कुछ बताया वो सब सच था? क्या बंजी खाना का जुर्म इतना बड़ा था जो इस वजह से वो इंसानी सफाकत और शैतानी अमल का हिस्सा बना? अगर उनका इरादा बंजी गाना को सिर्फ बॉन्ड करना ही था, फिर वो थैले और चाकू अपने साथ लेकर क्यों गए? Unfortunately, we will never have an answer to those questions due to authorities left us hanging in the middle before we could ever get to any conclusion. If this investigation raised question for you, drop your thoughts in the comments.